गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स एंड कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे, मौज में होंगे, मज़े कर रहे होंगे और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं अपना आगे का टॉपिक, लेकिन उससे पहले एक बार प्रीवियस टॉपिक को कोरिलेट कर देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ाया है और किस ऑर्डर में मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हमने पढ़ाया था चार्ज के बारे में, फिर चार्ज की विशेषता पढ़ा, फिर चार्ज की पहली विशेषता कूलाम का नियम, फिर माध्यम में बल क्या होता है, फिर हमने विद्युत बल रेखा को देखा, फिर हमने समझा कि आवेश विद्युत क्षेत्र क्या बनाता है। आवेश के बाद हमने वलय का विद्युत क्षेत्र पढ़ा और वलय के बाद हमने विद्युत द्विध्रुव को जाना और विद्युत द्विध्रुव के बाद हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाना। तो दो डेरिवेशन हमने पढ़ाया था, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। टॉपिक बिल्कुल एकदम कोरिलेट है, बिल्कुल एक सीधे वे में रखा हुआ है कि बिंदु आवेश की तीव्रता पढ़ो, फिर बिंदु आवेश की तीव्रता को वलय में यूज करो, वलय की तीव्रता पढ़ लो तो फिर हमें द्विध्रुव की तीव्रता पढ़ना है और द्विध्रुव को द्विध्रुव मान के मत पढ़ो, विद्युत द्विध्रुव को द्विध्रुव मान के मत पढ़ो, उसको बिंदु आवेश की तीव्रता मान के पढ़ो, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। और इसका दो डेरिवेशन था, अक्षीय और निरक्षीय। दोनों टॉपिक मैंने प्रीवियस क्लास से पढ़ा दिया है। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे सर वीडियो थोड़ा सा ब्लर किया है। कोई ना बच्चों, मैंने देखा है थोड़ा सा 19-20 हुआ है, चीज़ें समझ लीजिए, वहाँ पर कुछ वॉइस की मिस्टेक हुई है, कभी कभी हो जाता है, टेक्निकल इशू, माइक आवाज़ नहीं लिया है जिसकी वजह से वॉइस खरखरा रही थी। आज का हमारे क्लास का टारगेट होगा, आज के क्लास का हमारा टारगेट होगा विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना। आज के क्लास का हमारा टारगेट है विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना और विद्युत फ्लक्स की कहानी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। विद्युत फ्लक्स की कहानी। देखिए, विद्युत फ्लक्स बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से। तो सबसे पहली कहानी बिना डेफिनेशन पढ़े, बिना कोई पॉइंट समझे, पहला बेसिक पॉइंट याद रखिएगा। विद्युत फ्लक्स सिर्फ तभी डिफाइन होगा, यहां पर आपको सतह, पहली बात पता होना चाहिए, सतह। विद्युत फ्लक्स जो डिफाइन होता है, सबसे पहली मस्ट कंडीशन है सतह का होना जरूरी है, सतह का होना जरूरी है। सतह, सरफेस, गिवन सरफेस, किस गिवन सरफेस के अकॉर्डिंग आप निकालोगे, गिवन सरफेस पता होना चाहिए। विदाउट सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन नेवर पास, विदाउट सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन नेवर पास। अगर तुम्हारे पास क्षेत्रफल है, एरिया है, क्षेत्रफल सदिश है, सतह है, तो सिर्फ तभी फ्लक्स निकलेगा। दूसरा पॉइंट कि विद्युत बल रेखा गुजरनी चाहिए, विद्युत बल रेखाएं गुजरनी चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं हैं, विद्युत बल रेखा नहीं है और सतह नहीं है, तो फ्लक्स को कोई भी ताकत डिफाइन नहीं कर सकती, पहले ही समझ लो। अब कैसे इसको समझे, आइए देखिए एग्जाम्पल के तौर पे। लेट सपोज ये हमने एक एरिया लिया, एरिया, ये क्या है, एरिया, क्षेत्रफल, एरिया। तो क्षेत्रफल के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, पहली बात याद रखिएगा, क्षेत्रफल के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश में जमीन आसमान का अंतर है, बिना पढ़ाए पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या अंतर है देखिएगा, क्षेत्रफल जो होता है ये अदिश राशि है, सबसे पहली चीज अदिश राशि है, और जो क्षेत्रफल सदिश है ये सदिश राशि है।
क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन फिक्स होता है, ऑलवेज फिक्स होता है। हर एक बॉडी का ये डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होगा। इट हैज़ नो डायरेक्शन, यही इन दोनों का सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है, नो डायरेक्शन। ध्यान से समझिएगा, क्षेत्रफल तुम्हारी अदिश राशि है, क्षेत्रफल का नो डायरेक्शन, मगर क्षेत्रफल सदिश सदिश राशि है और इट हैज ऑलवेज फिक्स डायरेक्शन। तो क्या कहने का मतलब था कि पहला पॉइंट, सतह का होना बहुत जरूरी है। गिवन सरफेस अगर नहीं दिया है तो फ्लक्स कैन नेवर बी डिटरमाइन। और दूसरा पॉइंट, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या वो अंतर है, किसी दिए गए क्षेत्रफल के, ये देखो दिया हुआ क्षेत्रफल है, किसी भी दिए हुए क्षेत्रफल के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। ये है हमारा टॉपिक। अगली स्लाइड में देखिएगा, अगली स्लाइड में फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक सर्कुलर पाथ लिया, अगर मैंने एक सर्कुलर बॉडी लिया, तो इस सर्कुलर बॉडी के प्रत्येक पृष्ठ के अभिलंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश ये है, प्रत्येक सतह के लंबवत होता है डीए वेक्टर, याद रखिएगा। हमने क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया कि प्रत्येक सतह के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। तो लिख लीजिए, प्रत्येक दिए गए, प्रत्येक दिए गए सतह के अभिलंबवत, अभिलंबवत, प्रत्येक दिए गए सतह के अभिलंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, होता है क्षेत्रफल सदिश। पॉइंट याद रखिएगा, ये नोट है। और एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लो ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ है। मैंने मान लिया कोई सतह है, लोहे की छड़ एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई छड़ है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 4 ठो एरिया है, 4 एरिया है, 4 एरिया। एक ये वाला सतह, तो इसके अभिलंबवत होगा डीए वेक्टर। एक इधर वाला सतह, इसके इधर होगा डीए वेक्टर। एक है नीचे वाला सतह, तो इधर होगा डीए वेक्टर। और एक है ये वाला सतह, इसके अभिलंबवत होगा डीए। कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि दिए गए सतह के, दिए गए पृष्ठ के सदैव अभिलंबवत होगा डीए वेक्टर। ये रूल कहता है। मैं इतनी बार बोल दिया, आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। एक बेलन बनाते हैं, ये देखिए बेलन, एक सिलेंडर बनाते हैं और सिलेंडर का क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करते हैं। तो आइए देखिए सिलेंडर का क्षेत्रफल सदिश। तो इस सिलेंडर पर 4 सतह हैं। सबसे सतह नंबर 1, तो दिस इज द डीए वेक्टर। ये सब आगे काम आएगा गॉस की प्रमेय में, आगे गॉस की प्रमेय में काम आएगा, इसलिए भूलिएगा मत। तो ये रहा हमारा पहला पृष्ठ। फिर बेलन का ये वाला पृष्ठ नीचे वाला, तो इसके अभिलंबवत होगा ये डीए वेक्टर। अब बात करें इधर के पृष्ठ की, ये देखो इधर के पृष्ठ की, तो इसके अभिलंबवत इधर होगा डीए वेक्टर। और अगर हम बात करें ये वाले पृष्ठ की, तो इसके अभिलंबवत होगा ये तुम्हारा डीए वेक्टर। कहने का मतलब है, कैसा भी पृष्ठ हो, कैसा भी गोला हो, कैसा भी तल हो, प्रत्येक तल के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। एक और उदाहरण, मान लो ये कोई समतल सतह है, देखो मैंने बना दिया समतल सतह, तो इस समतल सतह के अभिलंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश। ये देखो क्षेत्रफल सदिश है, ये जितना वाइट डायग्राम है, दिस इज द डीए वेक्टर, दिस इज द डीए वेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो अ डीए वेक्टर। तो क्षेत्रफल सदिश प्रत्येक पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। और बात करें एक चादर की, ये देखो चादर मैंने लिया, दिस इज द पृष्ठ, ये है एरिया ऑफ प्लेट। ये कोई चादर है, ये हमारा क्या है, चादर, धात्विक चादर इसको कह दो। तो धात्विक चादर पर ध्यान से देखना, इसके अभिलंबवत ये होगा डीए वेक्टर, इसके अभिलंबवत ये होगा डीए वेक्टर।
इसके अभिलंबवत ये होगा डीए वेक्टर और इसके अभिलंबवत ये होगा डीए वेक्टर। तो कुल मिलाकर दिए गए पृष्ठ के सदैव अभिलंबवत होगा कौन? क्षेत्रफल सदिश। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, एक और एग्जाम्पल। आइए यहां पर, ये हमने एक मेटालिक शीट लिया। दिस इज द मेटालिक शीट, थिन मेटालिक शीट। ये हमारी कैसी शीट है? थिन। थिन है, थिन मतलब अत्यधिक पतली, अत्यधिक पतली। अत्यधिक पतली, थिन है, थिन मेटालिक शीट, थिन मेटालिक शीट। और ध्यान दीजिएगा, थिन मेटालिक शीट के जस्ट परपेंडिकुलर होता है डीए वेक्टर। ये देखिए बस, ऑलवेज ये गॉस थ्योरम का यूज है, मैं इसीलिए बता रहा हूं। जब अत्यधिक पतली थिन शीट होती है, थिन प्लेट शीट, अत्यधिक पतली, हद से ज्यादा पतली, तो उस शर्त में डीए वेक्टर सिर्फ एक डायरेक्शन में लगता है, दैट इज दिस। ये देखिए, और ये सारा यूज गॉस थ्योरम में भर भर के है, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो पढ़ाता नहीं। ये गोला है, ये जो आपने लिया है ये ठोस गोला है। ठोस गोला के प्रत्येक पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, ये ठोस गोला हमने लिया है। और खोखले गोले का भी ये होता है। खोखले गोले का केंद्र के थ्रू गुजरने वाला होता है डीए वेक्टर। केंद्र के थ्रू गुजरने वाली सारी रेखाएं होती है डीए वेक्टर। अगर आपने खोखला गोला ले लिया है तो केंद्र से गुजरने वाला, बात वही है। जो ठोस गोला का कॉन्सेप्ट है वही आपका खोखले गोले का है। तो ये सब डीए वेक्टर है, सब डीए वेक्टर। इस स्लाइड में हमने समझ लिया। 2 स्लाइड मैंने पढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्लाइड। पहली स्लाइड में हमने बताया कि विद्युत फ्लक्स सिर्फ तभी जनरेट होगा, सतह का पता होना जरूरी है, विद्युत बल रेखा का होना जरूरी है। क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्रफल सदिश, दोनों का अंतर बता दिया। कौन सतह के अभिलंबवत कैसा होता है क्षेत्रफल सदिश, मैंने ये भी डिफाइन किया। दिस इज द सेकंड स्लाइड। एंड अब यहां से स्टार्ट करते हैं परिभाषा, और दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। और यहां से अब हम स्टार्ट कर अपने परिभाषा को। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को बहुत गौर से समझना जरूरी है। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि किसी सतह के, एक एक शब्द लिखूंगा तभी मजा आएगा। किसी सतह के ऑब्लिक पृष्ठ के, किसी सतह के ऑब्लिक पृष्ठ के अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी सतह के अथवा किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये आपकी पहली डेफिनेशन निकल करके विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आ गई। तो हमने परिभाषा इसके बारे में जान लिया। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चा छोड़ देता है, जो बच्चा कभी गौर ही नहीं करता है। क्या है वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी? अगर आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ना है तो देखो क्या कंपलसरी है, सतह के लंबवत होना चाहिए और विद्युत बल रेखा ही गुजरना चाहिए। और बल रेखा से काम नहीं चलेगा, नंबर गिन लो, नंबर। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये आपका टॉपिक कहता है। किसी सतह के, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है।
दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये देखो फाई है, फाई, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका बेसिक फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। एंड ऑल्सो इट इज अ अदिश राशि, ये अदिश राशि है। अगर मैं और बात करूं तो ये डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इट मींस ये अदिश गुणनफल है। कौन? फ्लक्स। यह अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल, यह अदिश गुणनफल है विद्युत क्षेत्र का तथा एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर का। यह अदिश गुणनफल है। कौन? फ्लक्स। यह अदिश गुणनफल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, और अदिश गुणनफल को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट से आपको याद आएगा फाई बराबर ई डॉट डी ए वेक्टर, या फिर फाई बराबर ई डॉट एरिया वेक्टर। किताबें दोनों लिखती हैं इसलिए दोनों सही है। फाई बराबर ई डॉट डी ए भी सही है, फाई बराबर ई डॉट एरिया भी सही है। और आप याद करो, जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट से ओपन करोगे, जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट से ओपन करोगे तो यही तो फॉर्मूला बनेगा, ई ए कॉस थीटा। याद करो बचपन का फॉर्मूला, क्लास 11 का बेसिक फॉर्मूला, फाई बराबर ई डॉट ए। तो ई डॉट ए का प्रोडक्ट क्या हुआ करता था? मॉड ऑफ ई, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। याद करो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और सेम एज इट इज इसका भी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही तो बनेगा ना, ई ए कॉस थीटा। तो बातें बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं बात करूं विद्युत फ्लक्स के मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है वेबर। याद रख लीजिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। वेबर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेबर। अब इसको पहचानने कैसे, तो आइए समझते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक गोला पृष्ठ लिया, ये मैंने एक गोला पृष्ठ लिया, गोलीय पृष्ठ हमने ले लिया, हमने गोलीय पृष्ठ लिया। इस गोलीय पृष्ठ से फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि 4 बल रेखा गुजर रही, तो 4 क्या है? फ्लक्स। कोई पृष्ठ दिया था, कोई पृष्ठ दिया था, इस पृष्ठ से 4 बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा बोल रहा है विद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो 4 बल रेखा है इसलिए 4। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक प्लेट लिया, कोई एक सीट लिया, और इस सीट से सिर्फ 2 बल रेखा गुजर रही है, तो 2 क्या होगा? फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बेलन लिया, ये है बेलन, सॉलिड सिलेंडर, और इस सॉलिड सिलेंडर से 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो फ्लक्स क्या बोलोगे? 3। फाई बराबर 3। क्योंकि क्लियर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल पानी के जैसा स्पष्ट कॉन्सेप्ट है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, और ये अभिलंबवत बल रेखा गुजर रही है इसलिए 3 हो गया फ्लक्स। अब इसका डायग्राम कैसे होगा, आइए डायग्राम पे चलते हैं। हमने माना कि ये एक प्लेट है, बड़ा डायग्राम अच्छा बनाया करिए हमेशा। ये एक प्लेट है, और इस प्लेट का जो डीए वेक्टर है वो ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्लेट है, इस प्लेट का डीए वेक्टर ये है, लिख लीजिए दिस इज द डीए वेक्टर, या फिर दिस इज द एरिया वेक्टर, और इसको हम लोग आसानी से कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। इसको हम लोग आसानी से कहेंगे क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। और अब देखिए हम क्या नया करने जा रहे हैं। और फिर हमने एज्यूम किया कि यहाँ बल रेखा ऐसे गुजर रही है, ये देखिए एंगल बनाते हुए ये गुजर रही है विद्युत बल रेखाएं। अब जरा ध्यान से ये एंगल देखिएगा, ये वाला एंगल,
डीए वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या है, थीटा। ये नोट करने वाला पॉइंट है, छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं। अगर हमारा डीए वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो मस्ट पॉइंट ये है कि थीटा जो कोण होता है वो विद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है, इसलिए हमने ये वाला एंगल लिया है। देखिए कौन सा, देखिए मैं कौन सा बोल रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा सा मैं डार्क लाइन कर दे रहा हूँ, डार्क शेड। दिस इज द एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर दिख रहा है। और ये देखिए एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो ये बीच का कोण हमारा क्या है, थीटा। तो नोट करके याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स में जो थीटा कोण लेते हैं वो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत बल रेखा के बीच का कोण होता है। और यहीं से हमारा फॉर्मूला निकलता है कि अब जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, फाई बराबर सदिश ऑफ ई डॉट प्रोडक्ट सदिश ऑफ ए वेक्टर। और जैसा कि हम जानते हैं, बचपन में पढ़ा था, मॉड ऑफ ई एंड मॉड ऑफ ए बगल में कॉस थीटा। और अगर हमारा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा आता है तो हम डायरेक्ट कहेंगे डायग्राम होगा ये, और विद्युत क्षेत्र और ए का बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, चलिए अब इस स्लाइड को हम साइड में कर देते हैं। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करके, क्योंकि हमें केस स्टडी पढ़ना है, इसलिए अब इसको हम साइड में कर देते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा केस स्टडी पढ़ना, केस स्टडी। तो हमारे दिमाग में आया केस नंबर 1, हमारे दिमाग में आया व्हाट इज द केस नंबर 1, केस फर्स्ट। और केस 1 में स्टडी करेंगे यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो मुझे बताओ थीटा 0 होगा तो ऊपर रख दो फाई बराबर ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, और फाई का फॉर्मूला हो गया ई इंटू ए। और जैसा कि आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू अधिकतम होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू अधिकतम होती है। तो कॉस 0 का अधिकतम होने की वजह से ये जो हमें वैल्यू मिली है, दिस इज द मैक्स, ये अधिकतम फ्लक्स है। जो पहला फॉर्मूला निकल के आया केस 1 वाला, इसको कहते हैं अधिकतम फ्लक्स। फाई बराबर ई डॉट ए, और केस 1 हमने पढ़ा कि फाई बराबर ई डॉट ए में यदि थीटा 0 डिग्री डाल दें, अगर हम थीटा 0 डिग्री डाल दें तो हमारा फ्लक्स क्या मिलेगा, अधिकतम। लेकिन ये सवालों में इसका क्या मतलब है, आइए डायग्राम समझते हैं। 0 डिग्री का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे आ जाए। जरा एज्यूम करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है। जरा एज्यूम करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है। देखो डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एरिया वेक्टर ऐसे। अगर तुमको 0 डिग्री बनाना है तो ऐसे नीचे ले आओगे कि नहीं, याद करो। ये ई डॉट ए है, देखो ध्यान से, ई डॉट ए। अगर हमें 0 डिग्री बनाना है, अगर हमें फ्लक्स 0 डिग्री बनाना है, केस 1 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कब बनता है, जब दोनों समांतर हो जाए। ये देखो समांतर, दो समांतर रेखाएं ही तो 0 डिग्री बनाती हैं। तो आइए अब इसका डायग्राम समझते हैं। तो कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर केस का डायग्राम ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएंगी, देखो ग्रीन कलर का पेन है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्षेत्रफल सदिश पहले से ऐसे बना हुआ है। ये देखो, आप सिर्फ डायग्राम को देखो, मैं सेम वैसा ही चित्र बना दूंगा। ठीक, ये हमारा क्या है, डीए वेक्टर एरिया है, और इसके बीच में हमने क्या लिया था, डीए वेक्टर। याद करो, याद करो, यही तो डीए वेक्टर था। और डीए वेक्टर ऑल्सो ये है, ये देखो डीए वेक्टर। तो आप देखो जरा, डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिशा में आ गए। तो यहाँ हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश
दोनों कैसे हैं? समांतर। तो नोट करके लिख लेना यहाँ का नोट, केस 1 का अधिकतम फ्लक्स के लिए, ये न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है, ऐसे कोई पढ़ाता जल्दी नहीं है, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं। अधिकतम फ्लक्स के लिए विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, अधिकतम फ्लक्स के लिए विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का समांतर होना जरूरी है, का समांतर होना जरूरी है, जरूरी है। और इसी फ्लक्स का दूसरा नोट याद रखिएगा, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं दूसरा नोट। क्या है दूसरा नोट? अगर आपने गौर से इस चित्र को देखा है तो ये सतह लंबवत रखा है, देखो ऐसे ऐसे। तो हम दूसरे नोट में पढ़ेंगे कि अधिकतम फ्लक्स के लिए सतह का, बहुत ध्यान से देखना, अधिकतम फ्लक्स के लिए सतह का विद्युत क्षेत्र के लंबवत सतह का विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होना जरूरी है। इसका कहने का मतलब है कि एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जो सतह तुमने प्लेस किया है ये सतह विद्युत क्षेत्र के कैसा होना चाहिए? अभिलंबवत। तो थोड़ा सा इस स्लाइड को हम ऊपर कर दें और फिर यहाँ पे नोट लिखते हैं। तो ये हमारा सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सब कुछ चीजें ऐसे ही रहेंगी। देखिए नोट हमारा यही है, पहला केस, मतलब केस 1 का मैं नोट लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, केस 1 का ये नोट है। देखिए ये केस 1 का नोट है। ये हमने बना दिया, डिजाइनिंग में हमने बना दिया। चलिए अब ये जो मैंने नोट लिखा है, अगर इसको मैं और डिटेल में समझूं तो देखिए डिटेल में ये मैं क्या कह रहा हूं। डिटेल में हम ये कहेंगे कि रखा गया पृष्ठ, जैसे मैं नोट लिखता हूं, अधिकतम फ्लक्स के लिए अधिकतम फ्लक्स पाने के लिए हमें पृष्ठ को या सतह को, बहुत ध्यान से देखिएगा, अधिकतम फ्लक्स पाने के लिए हमें पृष्ठ को या सतह को सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखना चाहिए, अधिकतम फ्लक्स पाने के लिए फॉर मैक्सिमम फ्लक्स सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द, देखिए ये परपेंडिकुलर लिखा है, शॉर्टकट है, सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस कर दे रहा हूं, चलो और अच्छा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस। तो ये पहला नोट हमारा समाप्त। और बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं, ये सारे नोट नहीं याद रखोगे, सवाल लगने वाले नहीं है, इसलिए ये तीनों नोट याद रखना। आप किताब वाली पढ़ाई पढ़ते हो इसीलिए तो नहीं आती हैं चीज़ें। किताब के पढ़ने से सवाल नहीं लगता है, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल लगाने से क्लियर होता है, सवाल लगाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। अगली स्लाइड पर ध्यान से देखिएगा। ये हमारा अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं केस टू। केस सेकेंड, यदि थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो आप मुझे बताओ फाई का फॉर्मूला क्या होगा, ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री। और कॉस 90 तो किस्मत से ज़ीरो होता है, फाई क्या होता है ज़ीरो, कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो। तो सबसे न्यूनतम फ्लक्स क्या मिलेगा, दैट इज शून्य। न्यूनतम फ्लक्स क्या मिलेगा, शून्य। लेकिन इसका डायग्राम समझना जरूरी है, तो आइए इसके डायग्राम को समझते हैं। लेकिन पिछली स्लाइड को देखते हुए, बिना पिछली स्लाइड देखे हमारा काम ही नहीं चलेगा। तो आइए एक बार आपको पिछली स्लाइड दिखा देते हैं और फिर चीज़ें कोरिलेट करते हैं। देखिए कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अब 90 बनाना है क्योंकि 90 डिग्री है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, देख लो जरा एक बार, फिर से एक बार देख लो। हमने केस सेकंड पढ़ना है 90 वाला, ये देखो केस सेकंड 90 डिग्री वाला। तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर दो, देखो कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये देखो ऊपर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर, हमें 90 बनाना है, जस्ट दोनों को ऐसे कर दो। तो यही डायग्राम बनाना है, आइए देखते हैं। जैसा कि विद्युत बल रेखा अभी भी हमारा ऐसे ही सॉरी, हम क्या करेंगे, एक मिनट, जैसा चित्र है वैसे बनाना है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अब की क्या कर देंगे, ऊपर के तरफ, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर के तरफ। और सरफेस हमारा अभी भी ऐसे है, ये देखो सरफेस हमारा कैसे है, अभी भी ऐसे है। ये क्या है, सरफेस। और आप मुझे बताओ, बीच में हमने डीए वेक्टर माना था बीच में, तो ये है हमारा डीए वेक्टर, और ये है हमारा एरिया वेक्टर। और तभी तो देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। पिछली स्लाइड पे आइए, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, ऊपर, जस्ट ऊपर हो गया, जस्ट ऊपर, और डीए वेक्टर अभी भी वैसे है। तो इस नोट का क्या मतलब है, आइए इसके नोट को समझते हैं। ये भी चित्र हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करके इनको साइड में कर दें, देखते रहिएगा, बिना डायग्राम के कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये चित्र भी हमने उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब देखो इसका क्या मतलब है, थीटा के 90 का मतलब होता है, नोट करके लिख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। थीटा के 90 डिग्री का मतलब होता है सतह या पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है, समांतर, तभी बल रेखा नहीं गुजर रही है, समांतर रखा गया है। तो क्या है कॉन्सेप्ट, इस 90 डिग्री वाले का केस है, 90 डिग्री वाले का, कि जो पृष्ठ है, जो सरफेस है, दिस इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, समांतर रखा गया है, सरफेस प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो आप सरफेस ले रहे हो ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और यहाँ पे पैरेलल ही रखा है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी केस का, दैट इज केस नंबर 3,
तो केस थर्ड है थीटा बराबर 180 डिग्री। तो कॉस ऑफ 180 की वैल्यू होती है -1, कॉस 180 -1 होता है। जब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो फाई बराबर ई ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो फाई की वैल्यू ऋणात्मक मिलेगा, दैट इज माइनस ऑफ ई ए, माइनस ऑफ ई ए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऋणात्मक में अधिकतम है। कहने का मतलब है तो सेम वैल्यू है, तो केस वन ही। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो फ्लक्स है यहाँ पे हम लिखेंगे जो फ्लक्स होता है इसकी वैल्यू धनात्मक भी होती है, इसकी वैल्यू ऋणात्मक भी होती है, और इसकी वैल्यू शून्य भी होती है। और आप याद करो ये तीनों प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट शो करता था। याद करिए ये कौन शो करता था, ये सारी प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट शो करता था। ये सारी प्रॉपर्टी आपका कौन शो करता था, डॉट प्रोडक्ट। ये सारी प्रॉपर्टी आपका डॉट प्रोडक्ट शो किया करता था। तो यहां पर हमें समझना है कि जब कॉस की 180 डिग्री वैल्यू है तो 180 का मतलब कुछ नहीं है, मैं बताता हूं, मतलब कुछ खास नहीं है। लेकिन आप समझो थीटा 180 तो कॉस 180 ऋणात्मक, फॉर्मूले में रखोगे तो माइनस ये। और अब आइए इसका डायग्राम जरा देखते हैं आपके सामने। तो ये है हमारा फंडामेंटल डायग्राम। तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट, देख लो जरा 180 डिग्री बनाने के लिए जस्ट अपोजिट। भाई आप इतना तो समझते हैं ना, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और ए का बीच का एंगल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर चला जाएगा और एरिया वेक्टर इधर। मतलब कहानी कुछ ऐसे है, एंगल ये है, ये घूम करके ऐसे तभी 180 बन जाएगा। तो इस केस का डायग्राम होगा, इस वाले शर्त का डायग्राम होगा, क्या होगा डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और सतह हमारा ये है। याद करो एकदम सेम जैसा चित्र बनाया हूं वही बना रहा हूं। ये हमारा पृष्ठ है और पृष्ठ के बीच में क्या है, डीए वेक्टर, डीए वेक्टर। तो डीए वेक्टर किधर है, डीए वेक्टर किधर है, ये रहा डीए वेक्टर। और आप खुद ही देख लो डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री, क्योंकि ऐसे है डीए और ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड और बीच का एंगल क्या बन रहा है, 180। तो इतने बात को थोड़ा छोटा कर दें और फिर हम इसके केस को भी लिख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। चलिए ये है कॉस 180 डिग्री वाला केस। और कॉस 180 वाले का मतलब है, कॉस 180 वाले का मतलब है कि जब विद्युत बल रेखा, जब विद्युत बल रेखा सतह के विपरीत दिशा से गुजरे, सतह के विपरीत दिशा से, सतह के विपरीत दिशा से गुजरे, ठीक। और एक्चुअल में ये भी मैक्स है, जो फाई की वैल्यू माइनस ऑफ ये मिला है ये भी मैक्सिमम ही है, बस ये माइनस में मैक्स है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो फ्लक्स के अधिकतम मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ फाई मैक्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फाई मैक्स दिस इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का मल्टीप्लाई, सॉरी वेक्टर नहीं लगाना है, सॉरी गलती हो गई, वेक्टर नहीं लगाना है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है।
मतलब ओवरऑल फाई की जो सबसे अधिकतम वैल्यू मिलती है, अगर हम बात करें फ्लक्स में अधिकतम वैल्यू, तो दैट इज ई ए, ओनली ई ए, ओनली ई ए। और अगर मैं फाई की मिनिमम वैल्यू बात करूं, अगर मैं फाई की मिनिमम वैल्यू बात करूं तो दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं, यहां पर कहने का मतलब है कि सतह यहां भी अभिलंबवत है। ये जो 180 डिग्री वाला केस पढ़ रहे हैं, यहां भी सतह आपका अभिलंबवत है, मतलब केस 1 की तरह ये बिल्कुल है। सतह अभिलंबवत है, सतह अभिलंबवत है विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के, सतह अभिलंबवत है विद्युत क्षेत्र के। और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स पाने के लिए आपको सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर रखना होगा। अब इसको मैं बाई प्रैक्टिकल आपके सामने करके समझाता हूं। आइए बाई प्रैक्टिकल इसको करके समझाते हैं अगली स्लाइड पर, अगली स्लाइड पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम पूरे अपने टॉपिक में, अब मैं एज्यूम करता हूं ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइट बोर्ड पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द विद्युत क्षेत्र। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, सर अधिकतम फ्लक्स कैसे मिलेगा? बहुत ध्यान समझिए, ये सतह है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, बाई प्रैक्टिकल। तो ये विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, लिखते चलूंगा, समझाते चलूंगा। अगर आपको अधिकतम फ्लक्स चाहिए, सबसे पहला, अगर आपको अधिकतम फ्लक्स चाहिए, अगर आपको अधिकतम फ्लक्स चाहिए तो क्या करोगे? अधिकतम फ्लक्स के लिए क्या हम करते हैं? थीटा 0 डिग्री पे मिलता है और थीटा 180 डिग्री पे। याद करो, मैं लिखा था पिछले वाले स्लाइड में नोट, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फाई मैक्स, फाई मैक्स हमेशा मिलता है 0 पर भी 180 पर भी। तो वही मैंने लिखा, अगर तुमको अधिकतम फ्लक्स पाना है तो ये 0 डिग्री पे भी मिलेगा, 180 डिग्री पे भी मिलेगा, और दैट वैल्यू इज ई डॉट ए, ई डॉट ए। लेकिन सबसे बड़ी बात है सतह कैसे रखें, तो लिख लीजिए सतह लंबवत रखोगे। ये देखो लंबवत, सतह कैसे रखोगे? जस्ट ऐसे लंबवत। भाई परपेंडिकुलर इसी को तो कहोगे, ये पेपर परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं, ये पेज, ये पेपर, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं, तो कैसे रखोगे? जस्ट परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर। तो हमारा सतह कैसे रखा जाएगा? जस्ट परपेंडिकुलर। ये देखो जस्ट परपेंडिकुलर, ये सतह है, ये हमारा क्या है? सतह है। और सतह कैसा रखा गया है? अभिलंबवत। किसके रिस्पेक्ट में? अरे, अभिलंबवत रखा गया है किसके रिस्पेक्ट में? विद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में। सतह तुम्हारा कैसा रखा है? अभिलंबवत। चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, दोनों केस में आपको मिलेगा अधिकतम फ्लक्स। बाकी केस स्टडी पीछे पढ़ा चुके हैं। ये देखिए 180 डिग्री पर एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मतलब विपरीत होंगे। 180 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र, और सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर विपरीत होंगे, सीधी सी बात। ये देखो, ये देखो, क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड विपरीत होंगे, बस क्लियर है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, पॉइंट क्लियर। सतह कैसे रखोगे? अभिलंबवत। इसलिए मैं नोट करके ये बात लिखवा रहा हूं, अलग स्लाइड में पूरा प्योर ये नोट करके लिखा रहा, ताकि अगर कभी भी बच्चा लाइफ में वीडियो देखे तो उसको दिक्कत ना हो। अब बात करता हूं न्यूनतम फ्लक्स की। अधिकतम का हम पढ़ ही लिए, ये देखो अधिकतम फ्लक्स। अब बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम फ्लक्स के लिए हम इसको समांतर रखते हैं। तो देखिए अब हम डिस्कशन कर रहे हैं न्यूनतम फ्लक्स। न्यूनतम फ्लक्स कैसे मिलेगा? तो न्यूनतम फ्लक्स के लिए सतह को समांतर रखते हैं। सतह को कैसे रखते हैं? समांतर रखते हैं। तो समांतर का मतलब कुछ ऐसे, ये देखो ऐसे। तो ये हो गया तुम्हारा सतह। सतह कैसे हो गया? ये देखो समांतर, ये तुम्हारा सतह हो गया। हमने सतह समांतर रखा, और समांतर रखने से फायदा क्या मिला? ये हो गया डीए वेक्टर और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच का एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री। इससे फायदा क्या मिला? ये देखो है डीए वेक्टर, डीए वेक्टर, और ये है तुम्हारा
इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच का एंगल क्या बन गया 90 डिग्री। तो समांतर का मतलब ऐसे है, ये देखो समांतर, जस्ट समांतर। अगर हमारा सतह, अगर हमारा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो न्यूनतम फ्लक्स, अगर लंबवत रखा है तो अधिकतम फ्लक्स। और अधिकतम फ्लक्स में दो केस हैं, अधिकतम फ्लक्स में दो केस हैं। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर समांतर होंगे, समांतर होंगे, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 180 डिग्री पर होंगे। ठीक है, तो ये फ्लक्स की कहानी बिल्कुल क्लियर हो गया। अगले स्लाइड में न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट और एक आपको दे देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए कॉस थीटा, E डॉट ए कॉस ऑफ थीटा। तो E डॉट ए ऑफ कॉस थीटा की बात हम कर रहे हैं, तो इस पे सवाल बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। कैसा? हम लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स है ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। तो सवाल ले लीजिए तुरंत धड़ल्ले से एक सवाल। अगर कभी हिंदी में सवाल पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे लिखा हो -2i प्लस ऑफ 7j, और एरिया वेक्टर लिखा हो +6i कैप प्लस ऑफ 9j कैप, तो जब कभी आई जे के फॉर्म में दिया हो तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब डॉट प्रोडक्ट तो सीधा सीधा डिफाइन होता है। तो आई डॉट आई एक साथ कर लो, जे डॉट जे एक साथ कर लो, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो अगर मैं बात करूँ फ्लक्स की इस सवाल में, तो फाई बराबर क्या होगा 6 दूना 12, मतलब -12 आई डॉट आई डॉट है, आई डॉट आई 6 दूना 12 मतलब -12 आई डॉट आई, और फिर प्लस लगा दो, और इसके बाद 9 सते 63, 9 सते 63, तो ये हो गया 63 जे कैप डॉट जे कैप। तो फाइनल यू विल गेट द आंसर -12 प्लस ऑफ 63। तो 63 में से 12 गया तो सीधा सीधा हो गया 51, और ये आंसर हो गया वेबर। फाई की वैल्यू होगी कितना 51 वेबर। तो कहने का मतलब अगर कभी ऐसे सवाल दिखे तो आपको निपटा देना है बिना घबराए। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, ये पहला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। मान लो कभी कभी ऐसा दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर एग्जांपल दे दिया -8 आई कैप प्लस ऑफ 6 जे कैप प्लस ऑफ 9 के कैप, मगर एरिया वेक्टर सिर्फ एक दिया होगा, जैसे कि -6 जे कैप सिर्फ एक दिया है। तो ऐसे सवालों का भी करने का तरीका होता है, बहुत आसान सा तरीका होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ढेर सारे वेक्टर दिए हैं आई जे के में, और एरिया वेक्टर में सिर्फ एक दिया हो, एरिया वेक्टर में सिर्फ एक दिया हो, ये नोट करके समझना, एरिया वेक्टर में सिर्फ एक दिया हो, सिर्फ एक दिया गया हो, जैसे केवल आई, केवल जे, केवल के, तो ऐसे शर्त में सेम का सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जे का जे से होगा बस। जैसे यहाँ जे है ना, तो जे का जे से होगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड जे डॉट जे। तो आंसर हो गया -36 वेबर। खत्म सवाल, ये भी सवाल खत्म। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। एक और सवाल देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर +18 आई कैप -6 जे कैप एंड एरिया वेक्टर गिवन है, एरिया वेक्टर गिवन है -2 आई कैप, तो ऐसे सवाल में बोले थे जस्ट अभी सेम सेम का होगा, सेम का सेम से। देखो यहाँ आई दिया है, यहाँ जे दिया है, और एरिया वेक्टर में केवल आई दिया है, तो आई का आई से सेम सेम मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स फाई बराबर ई डॉट ए वेक्टर से, फाई बराबर ई डॉट ए वेक्टर से, और सीधा मल्टीप्लाई करो 18 गुणे -2 एंड आई कैप डॉट आई कैप। तो 18 दूना क्या हो जाएगा 36, 18 दूना 36 माइनस का 36 एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। ये भी सवाल हो गया। एक और देख लेते हैं सबसे हार्ड, ये होगा 3-3 सदिश का, ये होगा हमारा 3-3 सदिश का। तो एक लास्ट न्यूमेरिकल और देखते हैं, आइए फिर इसके बाद चलते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दे दिया -2i प्लस ऑफ 8j एंड -9 के कैप।
और एरिया वेक्टर हमने दे दिया, एरिया वेक्टर दे दिया -8 I कैप +6 J कैप -2 K कैप। तो इस केस में फाई की वैल्यू क्या होगी, तो आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है E डॉट ए। देखो I का I से सीधा गुणा, J का J से सीधा गुणा, K का K से सीधा गुणा। आइए करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -8 I डॉट I। बहुत ध्यान से देखो, -2 -8 I डॉट I, बीच में लगा दो प्लस। अब फिर देखो 8 छंग 48, यहाँ पे कैसे प्लस हो गया, क्योंकि 8 भी है प्लस और 6 भी है प्लस, इसलिए मैंने पहले प्लस लगा दिया। भाई 8 छंग 48 धन का ही तो आएगा ना, प्लस का 8 प्लस का 6 तो धन ही का तो होगा। और फिर लिख देंगे J डॉट J। और ये देखो माइनस और माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस। ये देखो -9 और -2 मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे, प्लस। तो ये भी हो गया 9 गुणे 2 K कैप मल्टीप्लाइड बाई K कैप, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, यू विल गेट द फाइनल आंसर। बहुत ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा मुझे लगता है छोटा करना पड़ेगा, क्या तभी हो पाएगा, कोई ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और फिर हम इसका सोल्यूशन निपटा देते हैं। तो चलिए देखिए, अब हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 अट्ठे 16, बहुत देखो ध्यान से देखो, -2 -8, ये देखिए प्लस बन जाएगा। ध्यान से देखिए, -2 और -8 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा। तो ये रहा आपका प्लस का 16, 2 अट्ठे 16 हो गया, सीधा सीधा 2 अट्ठे 16, और I डॉट I 1 होता है, प्लस 8 छंग 48, ये रहा 48, 8 छंग 48, और पहले से 9 दूना 18, बस इनको ऐड कर लीजिए तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। अगर मैं बात करूं आंसर का तो कितना होगा, 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 हो गया। और इसके बाद 8 8 16, 16 6 22, तो फाइनल आंसर हो गया 82, फाइनल आंसर हो गया 82। और ऐसे ही आपको सवाल निपटा देना है, डॉट में आए तो निपटा देना और बेसिक रूल से आए तो निपटा देना। आज के क्लास में हमने 7 स्लाइड के थ्रू पूरा पढ़ा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ये टॉपिक हमारा डिटेल में समाप्त। बहुत खतरनाक वे में कह रहा हूँ कि वाकई में हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, ज़बरदस्त पढ़ाया हूँ, लेकिन स्लाइड रट लेना। लाइफ टाइम के लिए कहता हूँ, लाइफ टाइम के लिए। ये यूट्यूब का वीडियो हमारा जब भी कोई बच्चा देखेगा, आज नहीं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अगर कोई ये वीडियो देखता है तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। मैं लिख कर चैलेंज करता हूँ कि सवाल इसी से लगेंगे, प्योर यही सवाल आता है, प्योर यही कॉन्सेप्ट आता है। बोर्ड के बच्चे सिर्फ रिवीजन करें, रिवीजन स्ट्रैटेजी करिए, मोर रिवीजन, मोर स्टडी, मोर प्रैक्टिस, तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगी। क्योंकि फिजिक्स रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें नहीं है, फिजिक्स प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। जितने बार इस डेरिवेशन को लिखेंगे पढ़ेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। मिलेंगे अपने अगले क्लास पर, अगले टॉपिक पर। हो सकता है कि हमारा अगला क्लास गॉस की प्रमेय हो। तो विद्युत फ्लक्स की कहानी आज डिटेल में समाप्त। नेक्स्ट क्लास होगा हमारा गॉस थ्योरम और कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्लास भी आपके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त होगा। मिलते हैं फिर फाइनली नेक्स्ट क्लास पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।